हेलो गाइस, आई एम तान्या एंड फिर से स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2। फिर से आ गए हैं वही एनर्जी के साथ साथ ही बैच में लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं लिविंग के कैरेक्टर, लिविंग कैसा होता है, क्या करता है। तो इसमें हमने बच्चों देखे थे कुछ कैरेक्टर, कुछ में आते हैं। पहला हमने देखा था ग्रोथ। अगर आपको याद हो तो जल्दी से अपने नोट्स निकालिए और रिवाइज करना चालू करिए। पहला हमने देखा था ग्रोथ। आओ, जैसा कि हमने बताया था सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो होती है एक इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चीज़? इरिवर्सिबल चेंज। इसको ट्विन कैरेक्टर क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसको ट्विन कैरेक्टर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये इंक्रीज इन नंबर एंड सेकंड इंक्रीज इन साइज। तो मेरे को ये बताइए फटाफट कि ग्रोथ क्या लिविंग में भी होती है या नॉन लिविंग में भी होती है? तो मेरा बताने का मतलब ये था कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में भी होती है, वो नॉन लिविंग में भी होती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ग्रोथ हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों बच्चों? जैसे कि फिर से इस मार्कर पे आ जाते हैं। एक मार्कर ले लिया हमने। अगर मैं इसको 1 महीने तक यहीं छोड़ के चले जाऊं और ये कोचिंग 1 महीने तक ना खुले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे जैसे एग्जाम्पल है ना बच्चों, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो इसके ऊपर धूल की लेयर चढ़ जाएगी कि नहीं? चढ़ जाएगी कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? तो आपका आंसर सही है, ये इस पर धूल की लेयर चढ़ जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता 1 लेयर चढ़े, 2 लेयर चढ़े, 1000 लेयर चढ़े, इनफाइनाइट लेयर चढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइज़ तो बढ़ रहा है ना बच्चों। दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं इसका साइज़ तो बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं क्या ये लिविंग है, तो आपका सीधा आंसर जाना चाहिए नहीं, ये लिविंग नहीं है। लेकिन लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ होता है और इसमें ग्रोथ हो रही है क्या? हाँ, इसीलिए हमने कहा था जो लिविंग में पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि लिविंग में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना कि जो ग्रोथ होती है यहाँ पे बाहर से ग्रोथ हो रही थी, कोई अंदर से तो ग्रोथ हो नहीं रही थी, बाहर लेयर चढ़ती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? वेरी गुड, ये हमारी हो गई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बच्चों? इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की अंदर से। अब इसी के साथ चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन पे, कैरेक्टर नंबर 2 पे। कैरेक्टर नंबर 2 था हमारा बच्चों कैरेक्टर नंबर 2। कैरेक्टर नंबर 2 है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है फटाफट बताइए? रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल। अब रिप्रोडक्शन बेटा 2 तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। अब 2 डिफरेंट टाइप में भी होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नीट हमसे क्या पूछता है उस पर फोकस करो। नीट हमसे पूछता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कल हमने जल्दी से पढ़ लिया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है अपना ईस्ट। क्या है बच्चों? ईस्ट। ईस्ट में ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है बाय बर्डिंग। और ये रहा अपना हाइड्रा। हाइड्रा में भी होती है बर्डिंग। सिंपल, इजी पीजी, जल्दी। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करें। इसके बाद हमने देखा था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन शो करता है। और इसके बाद और भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा रिप्रोड्यूस इज सिनोनिमस विथ द ग्रोथ। अब एनसीईआरटी हमसे ये डिफ़िकल्ट लाइन क्यों कह रही थी और इस डिफ़िकल्ट लाइन का मतलब क्या था ये आप जान चुके हैं, लेकिन फिर से सुन लीजिए क्योंकि बच्चे से थोड़ा सा क्लिक हो जाता है। बट आई होप इसके बाद आप ना पूछो। तो क्या मैंने आपको बताया था ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रोथ की डेफिनेशन इसकी ट्विन कैरेक्टर है। याद आया बच्चों? ट्विन कैरेक्टर इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन शेप। इंक्रीज इन नंबर हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि बैक्टीरिया जैसे कि यूनिसेलुलर, एल्गी, अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। क्यों? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अमीबा का। दिख रहा है बच्चों विजिबल? हमने यहाँ पे ले लिया एक मैच्योर अमीबा। यहाँ पे हमने ले लिया एक मैच्योर अमीबा। अब कुछ समय बाद इसमें ग्रोथ होगी।
ग्रोथ होने के बाद क्या कुछ समय बाद ये डिवाइड होगा 2 डॉटर अमीबा में, ऐसे एक ये रहा हमारा क्यूट सा डॉटर अमीबा, ये दूसरा हमारा डॉटर अमीबा। तो मैंने ग्रोथ की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, ट्विन कैरेक्टर होता है, एक इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन शेप। तो मेरे को ये बताओ, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, क्या यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है यूनिसेलुलर एल्गी अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, क्योंकि इंक्रीज इन सेल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म थे, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके आपको कंफ्यूज करेगा और ये पॉइंट एक की पॉइंट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में बदल जाता है। देखिए सर, क्या आपको लगता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है? नहीं बच्चों, ये सिर्फ लिविंग में होता है। और इससे हमें क्या समझ में आता है? ठीक है मैम, हम समझते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिविंग में हो रहा है तो हम इसको कैरेक्टर ले लेते हैं लिविंग का, लेकिन 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 यहाँ पे आ जाता है एक खतरनाक पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है एक खतरनाक पॉइंट और एक की पॉइंट, जो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है तो रिप्रोडक्शन तो बेटा सब में होना चाहिए, रिप्रोडक्शन सब में होना चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। और यही की पॉइंट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में हम इंक्लूड कर दिए हैं। आओ देखो वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि म्यूल तो देखा ही होगा आपने, खच्चर। हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खच्चर होते हैं, खच्चर होते हैं। इसके बाद कुछ स्टेराइल वर्कर बीस, और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उन ह्यूमंस को हम बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में, यार रिप्रोडक्शन तो सब में नहीं हो रहा, इसीलिए बच्चों रिप्रोडक्शन इज टर्म एज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। नीट में एनटीए वाला आपसे क्या पूछेगा, कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है? वो आपको कोई से भी XYZ 4 या 5 कैरेक्टर्स दे देगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो सिर्फ 2, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ 2 कैरेक्टर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में इंक्लूड होंगे। पहला जल्दी जल्दी बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में, पहला हो जाएगा ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन। इतनी हमने बात कर ली थी कल, और अब हम चलते हैं नए लेक्चर में। नए लेक्चर मतलब थोड़ा सा आगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिविंग का न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर मतलब 3rd नंबर का कैरेक्टर। 3rd नंबर का कैरेक्टर में आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जनरली सबको ही पता होता है, हम 9th-10th में ये चीज़ पढ़ लेते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखो, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म is known as metabolism अब जैसे इमेजिन करो, नहीं इमेजिन नहीं, सिंपल सी बात है, डेली रूटीन है। आपने सुबह खाना खाया, अब आपने सुबह 1 रोटी खाई, तो बेटा 1 रोटी ना आपके मुंह में जाके 1 रोटी ही नहीं रह जाती, हमारे जो टीथ हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बच्चों? स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने एक मैक्रो मॉलिक्यूल खाया और हमारी बॉडी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आई? मैक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कोई जैसे कि हमारी बॉडी कहीं पे विटामिन एब्जॉर्ब कर रही है, कहीं कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, कोई सा मैक्रो मॉलिक्यूल कभी किसी माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। ये जितनी भी प्रोसेस है ना बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये सारी साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली चलती ही रहती हैं। जैसे कि कभी कुछ किसी में कन्वर्ट हो रहा है, कभी कुछ किसी में कन्वर्ट हो रहा है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी रिएक्शंस एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। आओ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म।
all living organisms are made up of chemicals constantly being made and changed into some other biomolecules। इतनी बात समझ में आई बेटा? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल्स से बने हुए हैं। जनरली जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेजर मॉलिक्यूल्स हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। और भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं होते, ये मेजर होते हैं। तो हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है और कॉन्स्टेंटली ये केमिकल ना किसी बायो, माइक्रो या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। जितने भी बच्चों प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी बच्चों प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, फंगाई होती है, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों भाई? सबको खाना खाना है और सबको खाना पचाना है, ठीक है? इसीलिए क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि है ना, कोई सा भी, जैसे कि ये बोर्ड है, इसको आज हमने एक रोटी खिला दी और कल जाके बोलने लगा यार मेरे को फिर से भूख लग गई। ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं होता ना। हाँ, तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ होता है लिविंग में, विदाउट एक्सेप्शन। मेरी ये लाइन ध्यान से सुनना, और ये लाइन एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं मेटाबॉलिज्म से दूसरे लिविंग के कैरेक्टर पे, जो कहलाता है कॉन्शियसनेस। जब आप एग्जाम्पल लेके मानो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप घर पे हो, काम कर रहे हो, जैसे आप अपनी शर्ट आयरन कर रहे हो, है ना बच्चों? शर्ट आयरन कर रहे हो और एकदम से आप कहीं खो गए और एकदम से आपका हाथ जाता है, बिल्कुल आयरन पे टच हो जाता है, तो फिर आउच, ऐसा कुछ होता है क्या? होता होगा ना, ज़रूर होता होगा। और ये क्यों हुआ? ये आपका आउच क्यों निकला? क्योंकि इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं पता चल रही है, या तो फिजिकली पता चले, या तो केमिकली पता चले, या तो बायोलॉजिकली पता चले, है ना बच्चों? इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। जो आपका आउच निकला ना बच्चों, वो कहलाता है कॉन्शियसनेस। पेपर में नहीं लिखना बेटा, पेपर में नहीं। तान्या मैम ने समझाया था आउच इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ये मत लिख के आना है ना। बहुत अच्छा था। हाँ, तो लिविंग के फोर्थ कैरेक्टर पे पहुंचते हुए हम पहुंच गए हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि आओ देखते हैं कॉन्शियसनेस होता क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये कहता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच वुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं ना बच्चों, जैसे कि हमने अभी प्रेस का एग्जांपल लिया था, वो भी सराउंडिंग का तो पार्ट है ना। जैसे ही हम कुछ भी सराउंडिंग में लेते हैं, चाहे वो पिक्चर प्लांट हो जाए, ट्री हो जाए, डॉग हो जाए, कैट हो जाए, आयरन हो जाए, तवा हो जाए, जितनी भी फलाना ढिमकाना एक्स वाई जेड, जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो हमें महसूस हो रही हैं और उनके बदले में हम उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, इज़ नोन एज कॉन्शियसनेस, इज़ नोन एज कॉन्शियसनेस। Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organisms, pollutant, etc. अब आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि है ना, जो जैसे कि प्लांट है तो वो चल नहीं सकता, तो वो है ना उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं होगा। नहीं बच्चों, आप यहाँ पे गलत हो और कुछ बच्चों को पता है तो आप यहाँ पे सही हो। जैसे कि आपने पिक्चर प्लांट सुना होगा, पिक्चर प्लांट, यहाँ पे ये अपना पिक्चर प्लांट, क्यूट सा पिक्चर प्लांट, यहाँ पे है अपना एक इंसेक्ट। इसमें ना इसको आ रही है एक बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस, बहुत प्यारी सी खुशबू। पिक्चर प्लांट बोलता है आओ मेरे पास। पिक्चर प्लांट क्या बोलता है? आओ मेरे पास, मैं तुमको नेक्टर प्रोवाइड करूँगा। अब ये हमारा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जनरली नोन एज नादान परिंदा,
क्यों? क्योंकि इसको तो अभी कुछ पता नहीं है इसके साथ होने क्या वाला है, तो ये जल्दी से यहाँ पे चला जाता है क्योंकि बोल रहा है यार नेक्टर बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अब तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझसे रुकते नहीं बन रहा। तो ये चला जाता है पागलों की तरह, इसमें चला जाता है और जैसे ही ये इसमें जाता है ये इसका कैप जो होता है वो बंद हो जाता है, इसका कैप जो होता है वो बंद हो जाता है। इसके अंदर ये जो पिक्चर प्लांट है वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। इस इंसेक्ट को क्या कर लेता है बच्चों? डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब ये जो प्लांट है, जो प्लांट होते हैं, मेरा समझाने का मतलब ये था, जो प्लांट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उनसे रिस्पॉन्ड करता है और इसी को तो कॉन्शियसनेस कहते हैं ना बच्चों। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देख लो। अब गर्मियों में क्या होता है, जनरली हम जो पौधे लगाते हैं, हम अगर जो बच्चे गार्डनिंग करते हो तो उनको पता होगा, हम जो पौधे लगाते हैं अगर उनको ज़्यादा पानी ना दो, वैसे तो प्लांट में इतना ज़्यादा पानी लगता नहीं है, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ होती है कि जो प्लांट होते हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्ड करा लाइट को। क्यों बच्चों? क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्ड करा लाइट को। आई होप मेरे समझाने का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। आइए देखते हैं आगे। नॉन लिविंग डू नॉट पॉजेस कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Therefore become the defining property of living organism। एक अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे ना मेरे पास एक कुर्सी है, नहीं फिर से पेन का एग्जाम्पल है, कुर्सी में उठा नहीं पाऊंगी, है ना, छोटे से सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फिर से आ जाते हैं इस पेन पे। अब मैंने ना मतलब गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं क्या करती हूँ, मैं गुस्सा निकालने का कोई वे नहीं मिल रहा तो मैं इस पेन को ऐसे करके मार देती हूँ। वैसे बेटा आ नहीं रहा, मेरे को इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है ना, तो इधर ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने इस पेन को मारा, तो इस पेन को क्या कभी बेटा गुस्सा आता है या फिर ये मेरे को उल्टा आके मार सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो पेन अपनी जगह पे नॉर्मल है। तो बेटा ये है नॉन लिविंग और ये कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टर है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। इसीलिए विदाउट वंस अगेन एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ कैरेक्टर। बच्चों बात समझ में आई? 4 कैरेक्टर हम कर चुके हैं और इसमें से कुछ भी नीड में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं इसी के साथ आगे। फटाफट बेटा नोट करते जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट में फटाफट आंसर बताते जाओ, इसी से तो पता चलेगा आपको कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली है हमको। कौन बेटा? बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत मेहनत लगती है, प्रोडक्शन कितना सही काम कर रही है। आप देखो आपके लिए कितनी मेहनत करी जा रही है। हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या आपको समझ में आता है डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? क्या आपको समझ में आता है डाइवर्सिटी मतलब होता क्या है? बेटा डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ। अब आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, कैट, डॉग, एनिमल, ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें, ये है डाइवर्सिटी। और अगर हम उसके आगे बायो लगा देते हैं तो ये हो जाएगी लिविंग की डाइवर्सिटी। क्या बच्चों? लिविंग की डाइवर्सिटी। बायो डाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी स्पीशीज एक ही जगह पे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। आई होप आपको स्लाइड दिख रही होगी। इसके पीछे बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट लिखना था इसलिए थोड़ा सा छुपाना था, तो आओ देख लो। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी प्रेजेंट एट रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। जितनी भी प्लांट की स्पीशीज़ है, एनिमल की स्पीशीज़ है जो हमको अपने आजू बाजू दिख रही हैं, जितनी भी बच्चों प्लांट की स्पीशीज़ है, एनिमल की स्पीशीज़ है जो हमको अपने आजू बाजू अपनी सराउंडिंग में हमको देखने के लिए मिल रही है, वो कहलाती है स्पीशीज़। इसके बाद द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट यू नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन
1.7 टू 1.8 मिलियन। बेटा नीट का क्वेश्चन, ध्यान दो इधर, नीट का क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बोला था, यहाँ पे आपको वो भी बताया जाएगा जो नीट में आने वाला है, और वो भी बताया जाएगा जो नीट में आ चुका है। आपको पढ़ना सब है, लेकिन आपको वो बहुत ध्यान से पढ़ना है जो है इम्पॉर्टेंट, और ये है इम्पॉर्टेंट। ये नीट में आ भी चुका है और आ भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 5 स्टार 10 स्टार जितने स्टार लगाना है लगा लो, लेकिन ये डाटा आप नहीं भूलोगे। ऐसे अपने कॉपी के जो ऊपर स्पेस होता है ना, वहाँ पे लिख लो 1.7 टू 1.8 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जब बात हो ही गई है स्पीशीज़ की, तो देख लेते हैं बच्चों किसने दिया था। तो बेटा जो स्पीशीज़ टर्म है, या फिर स्पीशीज़ टर्म ही है, स्पीशीज़ जो है वो दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। साइंटिस्ट याद रखना, क्योंकि यह अपने 2016 का क्वेश्चन। ये पॉइंट 2016 में आ चुका है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2016 में आ चुका है। स्पीशीज टर्म किसने दिया था, किसने डिफाइन करा था? तो तुम्हारा आंसर फट से जाना चाहिए, अर्नेस्ट मेयर। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद याद देखो, अब इन्वायरमेंट है, पूरा अर्थ है हमारे पास। अर्थ में कितनी सारी स्पीशीज़ हैं। ये तो स्पीशीज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ थी, वो तो आपको ये हमने बताई है कि इतनी पता लग चुकी है, इतनी पता लग चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता और कितनी है। तो क्या ये हो सकता है कि और भी जितनी स्पीशीज़ हो वो सब हमें पता लग जाए, और ये 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ के नाम हम याद कर लें? अब हो सकता है कि है ना, आज हम भोपाल में बैठे हैं तो फिर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म के नाम से जान रहे हैं, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को हम भोपाल में जान रहे हैं ए नाम से। अब हो सकता है कि हम यहाँ से थोड़ा सा नेपाल साइड में चले जाएं, या फिर कहीं और चले जाएं, वहाँ पे इसी ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से डिनोट करा जाए। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन बढ़ गई ना बच्चों, यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन बढ़ गई। ऐसे करके तो पता नहीं कितने ही सारे नाम हो जाएंगे, कितनी ही नई नई ऑर्गेनिज्म के नाम न्यू देने लगेगी। तो होगा क्या, यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाती है ऑर्गेनिज्म के नाम से। इसीलिए नामकरण, आप हिंदी में तो जानते होंगे नामकरण। नामकरण इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट नाम देना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। और ये आया क्यों नॉमेनक्लेचर बच्चों, आया क्यों? ताकि हमको इतनी कंफ्यूजन ना हो जितनी पहले होती थी। पहले जैसे कि आज यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म को ए बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके उसी ऑर्गेनिज्म को बी बोल देंगे, तो फिर इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये दो स्पीशीज़ कैसे हुई, जब वो अपने आंखों से देखे नहीं तो पहचाने नहीं। इसीलिए आया नॉमेनक्लेचर। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसका नामकरण करना बेटा बहुत ज़रूरी है, वरना आ सकती है बहुत सारी दिक्कतें और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ही नॉमेनक्लेचर में, ना ही इस चैप्टर में। उसके बाद किसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम कैसे देंगे? जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, है ना बच्चों, जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उस ऑर्गेनिज्म को कोई भी नाम नहीं दे सकते। हम आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हैं वो सुनो। हम आइडेंटिफाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को बच्चों करते हैं उसके कैरेक्टर पे। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डॉग के 4 पैर। क्या डॉग पानी में रहता है? नहीं। क्या फिश ज़मीन पे रहती है? नहीं। फिश एक अलग हो गई जो पानी में रहती है, डॉग एक अलग हो गया जिसके 4 पैर होते हैं और वो ज़मीन पे रहता है। इसीलिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, उनके कैरेक्टर लिए ना, कौन पानी में रहता है, कौन ज़मीन पे रहता है, किसके गिल्स होते हैं, किसके पैर होते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम जब भी आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, तो हम किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं पहले।
किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई। जब आइडेंटिफाई करेंगे तब ही हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं किया, बिना आइडेंटिफाई करें हम इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। जब अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है, उसका नामकरण करना है, तो पहले हमको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करेंगे? कैरेक्टर के बेसिस पे। अब जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजी की, अभी हम बच्चों नॉमेनक्लेचर पे ही भटकना मत इधर उधर। जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सिर्फ बायोलॉजी अकेली तो नहीं होती। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। एक होगी बॉटनी बच्चों, एक होगी जूलॉजी। तो कुछ चीज़ें हैं जो बॉटनी में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जूलॉजी में आती है। जैसे कि सारे प्लांट्स बॉटनी में आ जाएंगे और सारे एनिमल्स जूलॉजी में आ जाएंगे। तो इनके नाम कैसे रखते हैं, कौन रखते हैं? तो यहाँ पे फिर से आने वाला है एक नीट का क्वेश्चन, आ चुका है और आ भी सकता है, क्योंकि बहुत बार आता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। यही पोर्शन है, ये इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, सिर्फ इतू सा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली तो सिर्फ ये 4 लाइनें, 4 लाइनें आपको या तो +4 दिलवा सकती है, और अगर आप अभी ध्यान से नहीं सुन रहे हो, कॉपी में नोट नहीं कर रहे हो, तो ये आपका -1 भी करवा सकती है बच्चों। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। बॉटनी की बात करें तो हम देखेंगे ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी में जितने भी नाम रखते हैं ना, ये डिसाइड करती है। कौन बेटा? ICBN। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन क्या पूछता है वो ध्यान से सुनना। एक तो है ना आपको ICBN दे देगा, अब पूछेगा इसका फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल कर देगा इसकी जगह। लेकिन क्या बायोलॉजिकल सही है? नहीं बच्चों, बायोलॉजिकल सही नहीं है। ये है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक शब्द आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द पे एनटीए वाले गेम खेल के चले जाते हैं आपके साथ। अब दूसरा आओ जूलॉजी वाले पार्ट में। जूलॉजी मतलब ICBN। ध्यान से देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो फुल फॉर्म है, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए बच्चों, जैसे कि आपको कोई आधी रात में उठाए ना, तो आधी रात में आपसे जैसे भी ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसा याद होना चाहिए बिल्कुल। कैसा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, इधर आपको जितने स्टार लगाना है लगा लो। मैंने अभी तक जहाँ पे बताया है कि यहाँ पे स्टार लगा लो, वहाँ पे स्टार लगा लो, वो चीज़ आप नीट में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे। ये रही 5 स्टार वाली बात। बेटा चॉकलेट नहीं है ना इम्पोर्टेंट वाली, ये याद रखना है और ये याद रखना है। पक्का हो जाएगा? अब हम चलते हैं इसी के साथ आगे। अब हमने देख लिया कि नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। अब हम देखेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या देखने वाले हैं बच्चों? अब हम देखने वाले हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। शायद ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। ये लिखा है मैग्नीफेरा, बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा है मैंजीफेरा, इंडिका, बेटा कॉपी में ना अभी वैसे ही लिखना जैसा मैंने लिखा है। जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखना, जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखना, क्योंकि इसके आगे चल के हमें कुछ रूल पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैम ने ना यहाँ पे ये है ना कैपिटल M में क्यों लिखा था, ये यहाँ पे स्मॉल से क्यों लिख दिया। ठीक है, जैसा लिखा है आप वैसे ही लिखोगे। तो जब भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले
हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बच्चों दिया किसने था। तो आपको यहाँ पे फिर से एक नीट का पॉइंट उठ के आ रहा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था। इसको भी आप 5 स्टार लगाओ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने बच्चों? कैरोलस लीनियस ने। जितने पॉइंट बताए ना बच्चों, उसको फटाफट नोट करते जाना। आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप इस बार का भी सिलेक्शन खो रहे हो। ये मत सोचना कि ठीक है ये तो आता है, जो हमें आता है ना वो लास्ट में जाके भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के लिए नोट्स मस्ट है। तो आप नोट्स बनाते चलो और जो जो बोला है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप ज़रूर लिखेंगे कॉपी में और माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। सपने में भी कैरोलस लीनियस चलने चाहिए बेटा, इतनी तेज माइंड में इस चीज़ को कैप्चर करो। तो किसने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? तो ये इसका आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था बच्चों? कैरोलस लीनियस ने। अब जब भी हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, बाई मतलब दो, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। तो हमको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि यहाँ पे कोई दो नाम होंगे, क्योंकि बाई मतलब तो दो होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम दो नाम लेंगे। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? मैंगो का। तो बेटा मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका। जिसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है मेरे साथ प्रोनाउंस करो, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ सीख लो कि इसका जो पहला नाम होता है वो इंडिकेट करता है जेनेरिक नेम को। वो इंडिकेट करता है बेटा जेनेरिक नेम को। उसके बाद दूसरा जो नाम होता है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को। पहला नाम जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट। ये चीज़ याद रखना बच्चों। इसके बाद फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाली है, कुछ रूल्स आने वाले हैं जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ यूनिवर्सल रूल। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि नीट ना कहीं से भी उठा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, और ये वो पैराग्राफ है जनरली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये चारों पॉइंट आपके इतने ज़्यादा ज़रूरी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं बच्चों वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स में। ये चीज़ आप याद रखोगे, होते वो लैटिन में लेकिन लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स में। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे बेटा बस आपको याद करना है, बस याद करना है। यहाँ पे कोई लॉजिक वाला काम नहीं, बस आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट ये कहता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला नाम जो होता है, जैसे कि हमने देखा मैंजीफेरा इंडिका में, जो मैंजीफेरा था वो जीनस को इंडिकेट कर रहा था, और जो इंडिका था वो किसको इंडिकेट कर रहा था? वो इंडिकेट कर रहा था स्पेसिफिक एपिथेट को। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो नाम। पहला पॉइंट ये कहता है कि लैटिन में होते हैं लेकिन इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है जो पहला नाम होता है वो जीनस को शो करता है, और जो दूसरा नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है। और तीसरा, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। सिंपल है, ये वाला सिंपल है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है, दोनों नाम होते हैं, एक जीनस का नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उन दोनों को कुछ नहीं बस अंडरलाइन कर दिया जाता है, सिंपल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो पहला नाम है जो जीनस को डिनोट कर रहा था, बच्चों जो पहला नाम है जो जीनस को डिनोट कर रहा था वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ध्यान रखना, पहला नाम मैंने बोला था बेटा जो मैं जैसा लिखा है वैसे ही लिखना। मैम पागल तो है नहीं कि उनने
पहले कैपिटल एम लिख दिया, फिर स्मॉल आई लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका में? नहीं बेटा, पहला जो जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है मतलब सेकंड वाला, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। आओ हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। The first word denoting the genus start with a capital letter, जैसा मैंने समझाया वही लिखा है, while the specific epithet start with a small letter। इजी पीजी बच्चों। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब भी